Okay, yeah. So hello everyone and welcome back to Yasmin Sayyad Official. Today in this lecture आज हम लास्ट पार्ट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करने वाले हैं, जिसके अंदर लास्ट पार्ट में न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के अदर कंटेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और लास्ट एक छोटा सा पैराग्राफ 2 लाइन का 3 लाइन का दिया हुआ है माइक्रो बॉडीज, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और लास्ट में पूरा समरी होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस समझना क्यों जरूरी है और अब ये वाला जो पार्ट है ये किससे लिंक करता है, कौन से चैप्टर के साथ में इसका लिंकेज देखा जाता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को थोड़ी क्रोमोसोम्स की बात की गई है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल है। तो ये सारी चीजों की बात आज के लेक्चर में होने वाली है। बेसिक बातें होगी, कोई डेप्थ में नॉलेज नहीं दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। तो जो स्ट्रक्चर वाइज है, जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई है, थोड़ी बहुत थ्योरी दी गई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे आप लोग को इसका क्या यूज मिलेगा, तो आप लोग के पास में एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है इन 12th स्टैंडर्ड, जहां पर आप लोग डेप्थ में पढ़ाई करने वाले हो अबाउट डीएनए एंड क्रोमोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एवरीथिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, रेप्लिकेशन, हर एक चीज आप लोग को, हर एक टॉपिक आगे के ठीक है स्टैंडर्ड्स आगे के क्लासेस में आप लोग को आने वाला है। तो आज उसका बेसिक समझ लो, उसका बेस क्या है वो समझ लो, तो आगे आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, वो चैप्टर बहुत लेंदी है और वही उसका वेटेज उतना ही ज्यादा है, जितना वो लेंदी है उतना ही वेटेज आता है उसका, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स उसके अंदर दिए हुए हैं। तो ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें भी इसके काफी यूजेस समझ में आएंगे, क्योंकि एक तरीके से इसका हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। और बेसिकली मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस तो टोटली स्ट्रक्चर वाइज ही डिपेंड करता है। आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर समझ रहा है, कौन सी चीज कहां से कहां जा रही है, कहां से कहां मूव कर रही है, व्हाई इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ये सब चीज अगर आप लोग को समझेगी तो ही आप लोग कैच कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक आप लोग का समझना जरूरी है, जो कि आज के लेक्चर में होने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो न्यूक्लियस का सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियस का काम क्या है और न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों होता है सेल में। हम सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है मेन सीपीयू की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह काम करता है। तो वो सेल का क्या होता है? एक ब्रेन होता है। मतलब सेल को किस तरीके से काम करना है, सेल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब इसको कौन से काम के लिए एक्टिव कर देना है, कौन सा काम इसका स्टॉप करा देना है, इनफ हो गया है काम, मतलब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई है तो अभी वो प्रोसेस स्टॉप करा देना है। ये सारे जो भी सिग्नल्स है एक सेल को, सेल के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेल को न्यूक्लियस से मिलती है। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है, ठीक है, कि उसके अंदर जो है बेसिकली पूरे इंसान की इंफॉर्मेशन भरी है कि वो इंसान कैसा होगा, क्या होगा। जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इतना समझ जाओ कि अगर कोई सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है मतलब उसके पास में जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। ठीक है, इधर तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं न्यूक्लियस का विद द रीडिंग। सब कुछ समझेंगे, सब डेप्थ में समझने वाले हैं। हो सकता है आप लोग के अभी कोई डाउट्स आए, हो सकता है मैं कुछ वीडियो में ही सॉल्व कर दूं, या फिर कुछ हो सकता है आप लोग के डाउट्स में सॉल्व नहीं कर पाऊं, तो कमेंट्स में मुझे प्लीज बता देना कि आप लोगों को अभी क्या और डाउट्स आ रहे हैं। आई विल सॉल्व ईच ऑफ देम डेफिनेटली। ठीक है, सो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां पर हमने ओवरव्यू में समझा था कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल, सेल को डिस्क्राइब किया। ठीक है, लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया, कौन था वो? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। उसके बाद में न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने वाला, डिस्कवर करने वाला कौन था? तो रॉबर्ट ब्राउन। ये तो हम फर्स्ट लेक्चर से समझते आ रहे, रॉबर्ट ब्राउन का नाम न्यूक्लियस से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, याद रखना है। एज अर्ली एज 1831, डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज। तो हमें अगर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल पता करना है, पहली बात तो सेल बहुत छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है। अब वो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, मतलब समझो कितनी डेप्थ में स्टडी हमें करनी है। तो उसके लिए तो आप लोगों को बेसिकली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही। तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया था फॉर द स्टडीज। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में हमको समझना है कि ये ऑर्गेनल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है। तो इसलिए हमने क्या किए थे, उसके ऊपर बेसिक डाइस लगाई थी। जो स्टेनिंग प्रोसीजर हमने गोल्जी अपैरेटस में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा, वही आज हम बात कर रहे हैं, वही स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर कौन से डाइस यूज किए गए हैं? बेसिक डाइस यूज किए गए। तो बेसिकली मुझे ये बताओ कि उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, क्या होता है? देखो,
जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसे हम बेसिकली क्रोमैटिन कहते हैं। एट सम टाइम्स वी इवन कॉल इट एज क्रोमोसोम, लेकिन इसके अंदर दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग टर्म है, इसके दो अलग अलग मीनिंग है। क्रोमैटिन एक बहुत ही खुले फॉर्म में, स्प्रेडेड फॉर्म में जब डीएनए प्रेजेंट होता है, इलैबोरेटेड एक्सपांडेड फॉर्म में होता है, तब हम उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स तब कहते हैं जब वो एकदम अपने कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, पूरी तरीके से कॉइल्ड अप हो जाता है, शॉर्टेस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या क्रोमोसोम्स हर बार दिखाई देते हैं? जब भी आप सेल खोलो आप लोगों को क्रोमोसोम दिखाई देंगे क्या? नहीं, आप लोगों को क्रोमैटिन दिखाई देगा, एक्सपांडेड वर्जन दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका कंप्रेस्ड वर्जन आप लोगों को अब दिखाई देता है। सेल डिवीजन में याद करो एक मेटाफेज आता है, बीच का फेज आता है जहां पर एक्चुअल में इक्वेटोरियल प्लेन पर क्रोमोसोम्स लग रहे होते हैं, तब आप लोग को सबसे अच्छा क्रोमोसोम्स का सेक्शन दिखाई देगा। तो यहां पर हम बात करते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर की। यहां पर स्टेनिंग प्रोसीजर कौन सा यूज किया गया है? बेसिक डाइज यूज किए गए हैं, क्योंकि जो क्रोमैटिन होता है वो दो चीजों से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? बेसिकली बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो बाइंडिंग का काम कौन कर रहे होते हैं? बेसिकली नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि कैसे नेचर के? बेसिक नेचर के होते हैं। और जो हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड है वो डेफिनेटली फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन सब की वजह से वो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो एसिडिक होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली बेसिक होते हैं। अब बेसिक डाइज हमने लगा दिया, जिसकी वजह से ये एकदम शो अप होके आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है। स्टेनिंग प्रोसीजर का यही रूल है, यही उसका मकसद होता है कि जो हमारे पास में जिसकी स्टडी करनी है वो चीज दिख के आए। तो स्टेनिंग प्रोसीजर हमने किया, क्रोमैटिन मिल गया। स्टेनिंग प्रोसीजर में कौन से स्टेन्स यूज किए, कौन से डाइज यूज किए? बेसिक डाइज यूज कर लिए। नेक्स्ट ठीक है, वी स्टेन्ड विद द बेसिक डाइज एंड द मटेरियल वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अंदर के मटेरियल को क्या नाम दिया? क्रोमैटिन नाम दिया। तो क्रोमैटिन जो नाम आया है ये किसकी वजह से आया है? फ्लेमिंग ने इसकी नेमिंग किया है, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया, सब कुछ क्लियर है। यहां तक के बेसिक हमने इसका एक तरीके से इंट्रो समझ लिया कि न्यूक्लियस आखिर में होता क्या है, किस तरीके से हमें मिला था, किस तरीके से हमने डिस्कवर किया, इसकी थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ ली हमने। द इंटरफेस न्यूक्लियस, जो इंटरफेस में, इंटरफेस क्या है? सेल डिवीजन में जाओ, रिकॉल करो, आप लोग ने सेल डिवीजन बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इंटरफेस उसके अंदर शायद इतना नहीं दिया हुआ था, अभी मैं बता देती हूँ कि जो सेल डिवीजन शुरू होने वाला होता है, मेन जो प्रोसेस शुरू होने वाला होता है, तो उसके पहले एक स्टॉपिंग फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज भी जिसे हम कहते हैं। तो इंटरफेस वही होता है, प्रिपरेटरी फेज, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है वो टाइम पे, ठीक है। वो शुरुआत का फेज है जहां पर सेल डिवीजन का कोई भी रोल नहीं होता है, यहां पर बेसिकली प्रिपरेटरी फेज ये होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, इंटरफेस वाला न्यूक्लियस कौन सा है? ऐसा न्यूक्लियस है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, वैसे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? इंटरफेस का न्यूक्लियस कहेंगे। इंटरफेस में बेसिकली सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा क्या? नहीं। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन का कोई प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या करेगा? राइट। तो इंटरफेस, प्रिपरेटरी फेज, जहां पर कोई काम नहीं होता है डिवीजन का, दूसरे काम होते हैं जो हम सेल डिवीजन में समझेंगे वो चीज, ठीक है। इट इज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। अब यही मैं समझाई थी कि ये क्रोमैटिन क्या होते हैं। दे आर हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो भी कहा गया और प्रोटीन भी। न्यूक्लियो से हमारा मतलब है न्यूक्लिक एसिड, समझ जाओ इस चीज को। न्यूक्लियो मतलब व्हाट? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और प्रोटीन तो बेसिकली हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हर जगह बाइंडिंग में काम आते हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सारे प्रोटीन्स काम आते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स और आप लोग के पास में जो न्यूक्लिक एसिड है, इट कैन बी डीएनए ऑल्सो। तो ये डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन्स इसको वाइंड अप करने का काम करती है, ये पूरा मिला के आप लोग का क्या बना रहा है? क्रोमैटिन बना रहा है। अब ये क्रोमैटिन कब कहा जाता है इसे? जब वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट हो? एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को मिलती है। द इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले आप लोग को मिलेगा क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड व्हाट? क्रोमैटिन, ठीक है। सबसे पहले क्रोमैटिन मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, वही हमारा क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जैसे कि साइटोप्लाज्म, साइटो रिलेटेड टू सेल, हमें पता है ये चीज अच्छे से
क्या हमें पता है ये चीज अच्छे से? साइटो का क्या मतलब होता है? सेल होता है। प्लाज्म मतलब उसके अंदर का कोई भी फ्लूइड या फिर मैट्रिक्स या फिर स्पेस जो प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लूइड बेसिकली जो भी उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट है फ्लूइड, उसे हम प्लाज्म कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर बात की गई है न्यूक्लियर मैट्रिक्स की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है? न्यूक्लियो प्लाज्म की बात की जा रही है। मतलब कि ये आप लोग का सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी उसका खुद का कुछ फ्लूइड होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह रहे हैं या तो फिर न्यूक्लियो प्लाज्म कहेंगे। तो ये हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, वन एंड द सेम थिंग। फिर आ जाता है वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट, जो ऑर्गेनल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर आप लोग को मिलते हैं न्यूक्लियोलाइज। अब ये न्यूक्लियोलाइज क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट है, फटाफट समझ लेंगे। देखो न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल बॉडीज होती है, पहले तो ये समझ लो। आप लोगों के पास में ये सेल है, दिस इज योर सेल, ये आप लोग का सेल है कोई, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में थोड़ा बड़ा बना रही हूं, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है, सेल के अंदर बहुत छोटी सी स्पेस कॉपी करता है, कवर करता है। इसके अंदर स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोलाई होता है बेसिकली इसका काम होता है इन राइबोसोम, आरआरएनए सिंथेसिस करता है। सबसे ज्यादा ये क्या करता है? आरआरएनए सिंथेसिस करता है। अब ये आरआरएनए सिंथेसिस का मेजर रोल क्या है? राइबोसोम्स बनाने का काम होता है इसका। तो राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली आरआरएनए से बनते हैं, ठीक है, और प्रोटीन से बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को कौन बना बना के दे रहा है? जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करना है आप लोग को न्यूक्लियोलाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो भी सेल जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा, ठीक है, क्वांटिटी में हो रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सेल में न्यूक्लियोलाई का नंबर ज्यादा मिलेगा, राइबोसोम ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज न्यूक्लियोलाई राइबोसोम ज्यादा बना रहा है, आरआरएनए ज्यादा बना रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलाई का ये फंक्शन मैंने बता दिया, फिगर 8.11 देखने के लिए बोल रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर मैं क्लियरली बता सकती हूँ, देखो ये सेल नहीं है, जो यहाँ पर ये दिया है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये सेल का नहीं दिया है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसको जूम करके बताया है। तो बेसिकली ये जो बाउंड्रीज बनी है ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत क्लियर भाषा में दिया हुआ है, नेमिंग किया हुआ है। देखो इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसे हमने कह दिया न्यूक्लियोप्लाज्म, वेरी क्लियर। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसे ही हमने क्या कह दिया? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। दूसरा आ जाता है न्यूक्लियोलस, एज आई सेड स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है, तो इसे हमने क्या कह दिया? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियर पोर के भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, यहाँ पर मिल रहा है न्यूक्लियर पोर, दिस इज न्यूक्लियर पोर, दिस इज न्यूक्लियर पोर। बहुत गौर से देखो, आप लोग को समझ आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, तो ऐसे कंटिन्यूस वे में न्यूक्लियर पोर्स हमें मिलते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या होता है आएगा आगे, तभी समझेंगे। न्यूक्लियोलस समझ आ गया, न्यूक्लियर पोर मैंने बताया, आगे समझेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये तो हमें पता होगा, जो भी ऑर्गेनल हम पढ़ते हैं जो यूकेरियोटिक सेल में मिलता है, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स और ठीक है सेंट्रोसोम, ये सब को छोड़कर, न्यूक्लियोलाई को छोड़कर, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनल्स एक्सेप्शनल, बाकी सबके पास में मेम्ब्रेन होता है। कुछ ऐसे भी है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है? यहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन का रोल है, ठीक है। एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन के पास में पोर्स बने होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोर्स बने होते हैं। ये सब कुछ अभी हम समझेंगे। ये जो पोर्स बनते हैं बेसिकली कब बनते हैं? फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन से बनते हैं। फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? कि दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन रही थी, यहाँ पर दूसरी मेम्ब्रेन बन रही थी, ये समझो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर है, ये वाली आउटर है। तो यहाँ पर अगर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो गया? ग्लूइंग हो गया, ये दोनों मिल गए, तो अभी नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन बनेगी वो थोड़े स्पेस से बनेगी, मतलब यहाँ पर कुछ स्पेस खाली हो गई, बस इसे ही हमने क्या कहना है? न्यूक्लियर पोर कहेंगे। दिस इज योर न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कैसे बना? दो मेम्ब्रेन के थ्रू बना। अब समझाना क्या, समझना क्या है टेक्स्ट बुक से वो समझो, ठीक है। वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज होगी, न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकता है, ये आगे आप लोग को लिखा हुआ है, एक हो सकता है, नहीं हो सकता है, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो न्यूक्लियोलाई होता है वन हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियोलस। सिंगुलर फॉर्म क्या है इसका? न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिगर 8.11 हम समझ लिए, न्यूक्लियोलस हम देख लिए, ठीक है। उसके अंदर किस तरीके से वो दिखाई देता है वो समझ आ गया है। नेक्स्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वहां पर दो मेम्ब्रेन्स पैरेलली गोल घूम रही होती है, मतलब कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इफ दिस इज वन मेम्ब्रेन, इफ दिस इज वन मेम्ब्रेन,
ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, समझो ये दूसरी मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों कैसे है एक्चुअल में पैरेलल जा रहे हैं, राइट। तो पैरेलल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कितनी है, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, सबको दिखाई दे रही है, क्या बीच पे स्पेस दिखाई दे रही है, दिस इज द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब इसके आगे आप लोगों को क्या दिया है, विच कंसिस्ट ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद द स्पेस बिटवीन देम 10 to 50 नैनोमीटर का इसके अंदर स्पेस मिलता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। तो यहाँ पर जो स्पेस मिल रहा है बेसिकली दिस स्पेस, इसे हमने क्या कहना है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहना है, PNS कह दो, याद करने के लिए PNS लिख दो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो हमें कहां मिल रहा है, दो मेम्ब्रेन के बीच में मिल रहा है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल स्पेस प्रेजेंट है, वो कितने की है, तो 10 to 50 नैनोमीटर ब्रेथ की इनके पास में डिस्टेंस होती है बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस। समझ आ रहा है सब कुछ, आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा। इट फॉर्म्स अ बैरियर, ठीक है, बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब हमारे पास में स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये किसका काम करती है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक तरीके से बैरियर बनने का काम करती है, किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, जो मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और जो साइटोप्लाज्म के है, इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन तो है, लेकिन उसके बीच में और एक चीज प्रेजेंट है जिसे हमने कहा है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जहां पर कुछ फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड किसका काम कर रहा होता है, एज अ दीवार बन के काम कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर एक सेपरेशन बन रहा होता है बेसिकली, के अंदर का मटेरियल अंदर रहे, बाहर का मटेरियल बाहर जाए। अब यहाँ पर जो जोड़ मिल रहा था, हमने कहा कि जो न्यूक्लियर पोर बन रहा है, दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स के मिलने से, फ्यूजन से बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहां से ही आप लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने 3rd या 4th लेक्चर में समझा था, राइट, कि ये अगर आप लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर वाला, ये इनर वाला है, तो यहां से ही, ठीक है, आप लोग का जो ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। और वो कौन सा है जो कंटिन्यूअसली मिलेगा, वो आप लोग का है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ के बाद में मिलता है, ठीक है। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गई, फॉर्म्स अ बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट आल्सो बेयर्स राइबोसोम्स ऑन इट। किसकी बात कर रहे हैं हम, आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। इसके पास में भी क्या होते हैं, इसके खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर वाला है, वहां से लग के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है वो रफ वाला होता है, जिसके पास में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन होगा न्यूक्लियस का, उसके पास में भी राइबोसोम्स होने जरूरी है ताकि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करे। इतना यहां तक समझ आ गया। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय न्यूक्लियर पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन्स। मैंने ये बताया था, यही लिखा है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से ही समझ के पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप, यहां पर कुछ इंटरप्शंस आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर बेसिकली वी हैव दिस थिंग, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दिखाई दे रहा है, 2 मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर कोई इंटरप्शन आएगी तो जो न्यू मेम्ब्रेन बनेगा उसके बीच में क्या बन जाएगा, बेसिकली एक, ठीक है, स्पेस बन जाएगा, जिसे हमने क्या कह देना है, न्यूक्लियर पोर कह देना है। दैट्स इट, बस यही होता है क्या, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो minute pores होते हैं which are formed by fusion of its 2 membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions. ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ RNA एंड अदर मॉलिक्यूल जो रिक्वायर्ड है इन द सेल या फिर इन द न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस से बाहर भेजना है सेल में, तो वो चीजों का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है। बेसिकली यही एक फंक्शन होता है मेम्ब्रेन का कि वो बैलेंस मेंटेन करके रखे कि यहाँ की चीजें एक लिमिट तक बाहर जाए एज पर रिक्वायरमेंट, और बाहर की चीजें एक लिमिट तक अंदर आए एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यही काम कौन कर रहा है, हमारे न्यूक्लियर पोर्स कर रहे हैं इन ईच एंड एवरी सेल, बराबर है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस, एक तरीके से पैसेज का काम कर रहे हैं वो, थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पता है हमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, जैसे मैंने बताया कि एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसका एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल है एंडोस्पर्म, जो आप लोगों को कोकोनट वाटर में मिलता है, वो फ्री
न्यूक्लियसेस होते हैं जो एक सेल के अंदर, ठीक है, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियसेस होते हैं। तो न्यूक्लियाई इस तरीके से आप लोग को फ्रीली मिलते हैं, ठीक है। तो normally there is only one nucleus per cell. Variations in number of nuclei are also frequently observed. Variations दिखाई देती है। Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? ऐसे कोई सेल आप लोग को पता है? डबल फर्टिलाइजेशन के केस में आप लोग के पास में एक, ठीक है, एक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आता है और एक आप लोग का जो जाइगोट वाला न्यूक्लियस है वो आता है। तो बेसिकली आप लोग का जो एम्ब्रियो वाला सेल होता है वो कैसा हो जाता है? मोर देन वन, ठीक है, न्यूक्लियाई का बन जाता है। और जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ऑलरेडी 2n होता है। तो वहां पर एक और एक न्यूक्लियस आ जाता है, वो 3n बन जाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। वो एक न्यूक्लियस बना और जाइगोट का एक न्यूक्लियस बना। अब ये जो चीज बन गई है कैसी हो जाती है? बाय न्यूक्लिएटेड हो जाती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्टली ये समझ आ गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताओ जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। नेम ऑफ अदर डेफिनेशन पर सेल, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो न्यूक्लियस, ऐसे कोई मालूम है? सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स बता दिया मैंने कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स, ठीक है, जो जिनके पास में खुद के न्यूक्लियसेस नहीं होते हैं, न्यूक्लिया नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में आप लोग इन दिस चैप्टर एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स आप लोग डिटेल में समझोगे सीव ट्यूब्स के बारे में, एवरी अदर थिंग, एवरी अदर प्लांट ऑर्गेनल, ठीक है, समझोगे। तो यहाँ पर भी इनके पास में क्या नहीं है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। किसी के पास एक से ज्यादा है, किसी के पास में प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या इन सेल्स को हम लिविंग कह सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी कर रही है कि अगर इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्या न्यूक्लिया इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हम इसे लिविंग कह सकते हैं? क्या इसे हम लिविंग कहना सही होगा? तो पहला रीजन मैं बता देती हूँ, कोई भी सेल हो उसके अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा होता है, अगर वो लिग्निफाइड या फिर कोई डेड सेल नहीं हो तब तक के, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ ट्यूब सेल्स के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है। एरिथ्रोसाइट के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज, ठीक है, बेसिकली आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो दोनों ही लिविंग सेल्स हो जाते हैं। न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से उन्हें हम डेड नहीं कह सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर लिविंग, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि और डिटेल में न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। एवरीथिंग विल बी लर्निंग। तो सबसे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जैसे कि सेल के अंदर का जो स्प्रेडेड मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है फैला हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मींस रिलेटेड टू सेल, साइटो कहीं पे भी आएगा तो उस वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल। प्लाज्म मतलब कोई भी फ्लूइड, कोई भी मैट्रिक्स जो अपने अंदर स्पेस के अंदर इनक्लोज कर रहा है, वो फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्म कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कि हमारे जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो वैसा एक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जो कि वही चीज हमको क्या मिल रही है? न्यूक्लियस पे भी मिल रही है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियो रिलेटेड टू न्यूक्लियस, और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्लाज्म है, फ्लूइड है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर लिखा ये है कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर दो चीजें मिलती है मेजरली। देखेंगे तो दो चीजें मिलती है, एक है न्यूक्लियोलस, बहुत जरूरी, न्यूक्लियोलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर्स में मिलते हैं, ठीक है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता इनका। और दूसरा होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमोसोम्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? समझते हैं। देखो सबसे पहले समझना है क्रोमैटिन, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट टर्म होता है, समझने के लिए मुश्किल होता है। ये आप लोग की सेल है, इसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, तो डायरेक्टली न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज करो दिस इज योर न्यूक्लियस। अब इसके अंदर हमने कहा है कि न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस, आई एम नॉट सेइंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जो यहाँ पर लिखा हुआ था। और क्रोमैटिन होते हैं। तो क्रोमैटिन कैसे होते हैं? इस तरीके से स्प्रेडेड डेंस नेटवर्क होता है, बहुत सारे स्प्रेडेड फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन। जब हम मेटाफेज तक पहुंचते हैं, ये पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड होना क्या मतलब होता है? कंडेंस्ड होना, What do you mean by condensed होना? कंडेंस मतलब कोई भी चीज क्या हो जाए, एक शॉर्ट फॉर्म में कंपैक्ट हो जाए। कंडेंस को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने पास में मिले, उसे हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। तो कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे पास में जो चीज मिलती है वो इस तरीके से होती है, एंड इस बॉडीज को क्या कहते हैं? वी ऑल नो, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हमेशा नहीं मिलेंगे सेल में, मतलब
प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ज्यादातर के हर सेल में क्रोमैटिन के फॉर्म में विजिबल होता है। क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ तभी दिखता है जब वो मेटाफेज में होता है, जब वो डिवाइडिंग होने वाला होता है, जब वो इक्वेटोरियल प्लेन पर होता है, जब उसे हम ठीक है डिवाइड करते हैं, जो उसके जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स रेप्लिकेटेड हुए हैं, जब उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो सेल्स के लिए, तभी आप लोग को इस फॉर्म में मिलेगा। और ये उसका सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म है? सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है ऑफ व्हाट? ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल। सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म कौन सा है? क्रोमोसोम्स। जब उसे हम खोलेंगे तो हमें वो किस फॉर्म में मिलेगा? इस तरीके से फैले हुए स्प्रेडेड फॉर्म में मिलेगा और इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। और जब इसको भी जूम करके देखेंगे तो ये आगे किस तरीके से मिलेगा? तो इसके अंदर अपने जो डीएनए है वो डीएनए हेलिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो अपना डीएनए हेलिक्स है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसके अंदर और डिटेल में जाएंगे तो कोई न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके आसपास बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द न्यूक्लियोटाइड ओवर हियर और ये है बीड लाइक स्ट्रक्चर। बीड लाइक स्ट्रक्चर जब इसे हम तब कहते हैं ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बेसिकली इस तरीके से। और ये जो बीच में प्रेजेंट है इसे हमने क्या कह देना है? दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो हमने पढ़ते आए हैं, जो हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। अब दूसरा ये आ जाता है कि ये जो अपने पास में प्रोटीन्स बने, ये जो अपने पास में बीड्स बन रहे हैं, ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये क्या है? दीज आर द प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने आप लोग को हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन्स बेसिकली बाइंडिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये समझ आ गई है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्म में एक ही टाइम पर दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, वो है मेटाफेज, जो कि डिवाइडिंग सेल का एक पार्ट होता है, एक उसका फेज होता है, एक टाइम पीरियड होता है जब सेल के अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का जब क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होने वाला रहता है, ठीक है, सेपरेट होने वाला रहता है फॉर द टू डॉटर सेल्स, ठीक है, तभी जो फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद में, उसके पहले और या फिर जनरली कभी भी देखेंगे तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? वी फाइंड इट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या है? तो दिस इज क्रोमैटिन जो हमें स्प्रेडेड फॉर्म में मिलता है। दिस आर क्रोमैटिन। इसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। बहुत सिंपल है, समझ आ गया। सो क्रोमैटिन हमें मिलते हैं। अब ये क्रोमैटिन मिल गया। दूसरा हमें क्या लिखा है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? स्फेरिकल बॉडीज जो मैंने आप लोग को यहाँ बना के बताई, ये है न्यूक्लियोलस। इस तरीके से एक हो सकती है, दो हो सकती है, चार भी हो सकते हैं। सो नंबर वेराई करता है उसके फंक्शन के हिसाब से। जहां पर उसका फंक्शन, उसका रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है वहां पर न्यूक्लियोलस के नंबर ज्यादा मिलते हैं। आप लोग को आगे लिखा हुआ है, अभी तभी पढ़ लेंगे, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई जो होती है, दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसे हमने क्या नाम दे दिया है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलाई उसका जो है प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कोई भी अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनल, कोई भी मटेरियल के पास में अगर उसका खुद का मेम्ब्रेन होता है, मतलब उसके खुद के क्या होते हैं? लिमिट्स, बाउंड्रीज बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसका जो भी मटेरियल है वो सेल के साइड, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसके साथ में कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब कि इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में कैसा है? मिक्स्ड फॉर्म में, मर्ज्ड फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। कौन सा? न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। देन नेक्स्टली द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, द कंटेंट इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये समझ आ गया। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए होता है, जो बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है? तो आगे जाके राइबोसोम्स बनाने में सबसे मेजर रोल किसका होता है? आरआरएनए। और राइबोसोम्स, यू ऑल नो, वी ऑल नो, राइबोसोम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा मेजरली जो रोल कर रहा है, मेन काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियोलस कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का सबसे ज्यादा मेजर रोल है, ये समझ आ गया, क्योंकि वो आरआरएनए सिंथेसिस कर रहा है। जो आरआरएनए, हमारे पास में आरएनए तीन तरह के होते हैं। एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एक होता है आरआरएनए। ये तीनों ही साथ में काम करते हैं राइबोसोम्स के साथ में। राइबोसोम्स एक आगे का जो कंपाउंड बन रहा है बिकॉज ऑफ द आरआरएनए, दैट इज द राइबोसोम। ये सब चीजें जब मिलकर काम करती है तो फाइनली हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स हर फंक्शन में अपना रोल दिखाते हैं, बी इट इम्यूनिटी, कोई भी चीज हो, आप लोगों का कोई भी प्रोसेस
न्यूक्लियस हो, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो बेसिकली इनका जो मेन रोल जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस आरआरएनए बना के, ठीक है। तो आरआरएनए कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस बना रहा है। यहाँ पे लिखा है इट इज द साइट फॉर एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सी बात है आरआरएनए क्यों बना रहा है, वो आरआरएनए का क्या रोल है, आरआरएनए बनाने का क्या उसके पीछे मकसद है, क्या एम है। तो आरआरएनए जो है आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस की रिक्वायरमेंट वहां पर ज्यादा होगी जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि न्यूक्लियोलस वही काम में अपना फैसिलिटेशन दिखाता है। तो ये समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्रोमोसोम्स का आप लोग को डिटेल में समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग को आगे चैप्टर आने वाला है जो कि टोटली क्रोमोसोम्स बेस्ड होने वाला है। एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर नहीं, कम से कम आई थिंक 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। क्रोमोसोम्स की नॉलेज की वजह से वो इंटरलिंक कहलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स नहीं पता, आप लोगों को जेनेटिक मटेरियल नहीं पता, तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी तो बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज कि उसके अंदर हम किस चीज के लिए प्रोब क्या होता है, किस चीज का हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ इंसर्शन कर रहे हैं, ये सब चीज समझने के लिए आप लोग को जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्लाज्मिड्स होते हैं उनका क्या रोल है। प्लाज्मिड्स भी एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल के ही दूसरे रूप है जो कि एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। अब ये जेनेटिक मटेरियल की जब भी बात आती है हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर इनहेरिटेंस वाला जो दूसरा चैप्टर है वेरिएशंस इन इनहेरिटेंस वाला, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसका, क्योंकि क्रोमोसोम्स की वजह से ही हमारे अंदर वेरिएशंस दिखाई देते हैं, ठीक है। एब्नॉर्मलिटीज भी जो अराइज होती है, जो डिजीजेस अराइज होती है, जेनेटिक डिजीजेस आती है, वो सब कुछ किससे रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है। जो आपने लास्ट में पढ़ना है कि ट्राइसोमी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब का किसके साथ में रिलेशन है, क्रोमोसोम्स। तो आप लोगों को क्रोमोसोम्स का एकदम बेसिक नॉलेज एकदम स्ट्रांग होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो आज हम वही समझेंगे कि क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिक हमारे पास मेन चीजें क्या लिखी हुई है। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस, सेल डिवीजन वाला चैप्टर आप लोग देखो। अगर आप लोग ने नहीं भी देखा है तो इतना तो पता ही होगा कि जो सेल साइकिल होता है उसके अंदर हमारे पास में 4 फेजेस होते हैं। बेसिकली पहला फेज होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज और लास्ट में आता है टीलोफेज। ये 4 तो बेसिक फेज है जहां पर सारे सेल डिवीजन का काम हो रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास में एक और एक पार्ट होता है जहां पर हमारी सेल ज्यादातर के लिए हमारी सेल वहां पर प्रेजेंट होती है। तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर हमारी सेल ज्यादा टाइम के लिए रहती है, इसे ही हम कहते हैं इंटरफेज। दिस इज इंटरफेज। अब ये इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा G2 फेज, और एक होता है हमारा S फेज, ठीक है, और एक होता है हमारा G1 फेज, ठीक है। तो बेसिकली G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, उसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये सेल साइकिल का पूरा आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है इन सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अभी आप लोगों को समझना ये जरूरी है कि ये जो इंटरफेज है, जो लॉन्ग वाला जो पार्ट है ये पोर्शन में एक्चुअल में क्या काम हो रहा होता है। जो सेल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है फॉर द एंटायर सेल डिवीजन। जो भी सेल डिवीजन करवाना है उसके लिए जो भी प्रिपरेशन है वो सब कुछ कौन से टाइम पर होता है, इंटरफेज में होता है। तो इंटरफेज में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियस होता है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इट हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रोटीन है एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन। मैंने अभी जस्ट बताया था ये हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियो क्यों कहा गया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो कि न्यूक्लिक एसिड्स और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, इसे ही मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। फाइबर्स क्यों, क्योंकि ऐसा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो बनता है। इस तरीके से स्प्रेडेड फॉर्म में जो हमको सेल में जो न्यूक्लियस है, ये अगर सपोज करो ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इस तरीके से स्प्रेडेड फॉर्म में जो हमें मिल रहा है, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज, ठीक है, क्रोमाटिन, जो हमें लिखा हुआ है। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क। इनडिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली दिखाई नहीं देगा आप लोगों को कि ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। वो आप लोग को कौन से टाइम पर दिखाई देता है, मेटाफेज के टाइम पे दिखाई देता है। तो बेसिकली इसे हम इंडिस्टिंक्ट ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर वो एक कंपैक्ट, एक कंडेंस्ड फॉर्म में हमें नहीं मिलता है। ये एकदम लॉन्ग थ्रेड। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो डीएनए होता है, जो एंटायर डीएनए होता है, वो 2 मीटर लॉन्ग होता है। यही पैराग्राफ में आप लोग को आगे दिया हुआ होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है
कि आप लोग का जो डीएनए होता है, अ सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए नहीं, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। तो हमारा जो एंटायर डीएनए है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है। तो ये जो लॉन्ग वाला फॉर्म है ये आप लोग को पूरा लेंथी फॉर्म, स्प्रेडेड फॉर्म में कब मिलता है? नॉर्मली पूरे इंटरफेस में मिलता है। मेटाफेस में खाली वो कौन से फॉर्म में आ जाता है? कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर समझ आ गया कि व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमें बोला है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रोमैटिन। ठीक है, ये जो स्प्रेडेड इनडिस्टिंक्ट फॉर्म है, जो लूजली कनेक्टेड है, जो लूज फॉर्म में प्रेजेंट है, नेटवर्क बना रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, हमें कोई भी डिफाइंड फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई डिफाइंड उसका शेप नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें क्रोमोसोम में दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस चीज को हम कह देते हैं क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स टू स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम जिसका स्ट्रक्चर काफी विजिबल है, कि इस पर्टिकुलर चीज को देख के हम कह सकते हैं कि ये हमारा एंटायर जेनेटिक मटेरियल इस पर्टिकुलर शेप में दिखाई दे रहा है। एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है जब भी हमारे क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, तो क्रोमोसोम्स बेसिकली एक्स शेप्ड का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में, मतलब मेटाफेज में हमको बेसिकली ये दिखाई देता है। इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, इन प्लेस हमें न्यूक्लियस में, ठीक है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं पड़ता। हम जब देखेंगे मेटाफेज में तो उसके बाद में एनाफेज में पूरा रीबिल्ड होता है और टीलोफेज में सब कुछ डिसअपियर हो जाता है वापस से, और आप लोग के दो अलग अलग न्यूक्लियस एकदम अपेरेंट हो जाते हैं। तब तक के न्यूक्लियस की जगह हमें क्या दिखाई देता है? क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। सो हियर इट इज राइटिंग इट एज कि हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, और ये मेजरली आप लोग को कौन से पार्ट में दिखाई देंगे? मेटाफेज में। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। बेसिक प्रोटीन्स का ये मतलब होता है क्योंकि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा डीएनए है वो कैसा है? एसिडिक नेचर का है। डीएनए कैसा है? डीएनए एसिडिक नेचर का है। ठीक है, दैट इज वाई जो इसको बाइंडिंग करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये कैसे नेचर के होते हैं? कौन से प्रोटीन्स की बात कर रही हूं मैं? हिस्टोन्स की बात कर रही हूं। ये कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्योंकि एसिडिक वाले जो है बेसिक के साथ में अच्छे से मिलकर न्यूट्रल बना सकते हैं, दैट इज वाई हमारे पास में नेचुरली ये चीज है कि एसिडिक हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारे डीएनए है वो हमारे एसिडिक नेचर के है, और जो इसको बाइंडिंग करने के लिए चीजें प्रेजेंट है वो कैसी हो जाती है? बेसिक हो जाती है। नेक्स्ट इज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हिस्टोन। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हिस्टोन्स नहीं है लेकिन दूसरे तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो आरएनए। तो इसके अंदर ये सारी चीजों के रोल आ जाते हैं, आरएनए भी इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट इज अ सिंगल ह्यूमन सेल। एक सेल की अगर बात करें तो इट हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46। जो हमारा एक एंटायर डीएनए है जो काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा लंबा है, उसको नेचर में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, इतने फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है कि उसके हम कितने पीसेस करते हैं, कितने पीसेस हुए हैं उसके? 46 पीसेस हुए हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर्स बने हैं। और ये 23 पेयर्स में हमारा एंटायर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम में पूरा डीएनए नहीं मिलेगा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पीस ऑफ डीएनए आप लोग को मिलेगा। जैसे कि एक हमारे पास में क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है तो उस क्रोमोसोम में आप लोग को समझो हेयर कलर, आई कलर, ठीक है, और फिर ठीक है, आई कलर हो जाता है, हेयर कलर हो जाता है, ठीक है, आईब्राउज कलर, ये सब कुछ आप लोग को मिल रहा है, लिप कलर मिल रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हेयर, हमारे हेयर की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, हमारा टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा टेस्ट बर्ड्स कैसे होंगे, सबके टेस्ट बर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग को एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में मिल रही है, दूसरे क्रोमोसोम्स में दूसरी चीजें मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल इसका बिहेवियरल पैटर्न कैसा होगा, इनका नेचर कैसा होगा, इनका आईक्यू लेवल कैसा होगा, तो ये सब चीज आप लोग को अलग अलग क्रोमोसोम में अलग तरीके से फिक्स की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एंटायर डीएनए, जो हमारी एंटायर इंफॉर्मेशन है, जो इसका इस पर्टिकुलर इंसान का, इस इंडिविजुअल का वॉइस कैसा होगा, इनका पिच लेवल कैसा होना चाहिए, वॉइस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्रोमोसोम्स में बनाई, ठीक है, फिट कर दी गई है। ठीक है, तो वो चीजें हमको इनहेरिट होती है बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है? एंटायर डीएनए के पीसेस है। कितने बनने हमारे पास में? 46, जिसके हम पेयरिंग करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसकी पेयरिंग हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पेयरिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम्स सेम है,
ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स अलग दूसरे 23 क्रोमोसोम्स के साथ में मिक्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ठीक है, 23 पेयर समझ आ गया। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 और 23 pairs of chromosomes. You will study the details of DNA packaging. ये कैसे पैकेज्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरीके से पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ये सब चीजें आप लोग को आगे 12th स्टैंडर्ड में मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से समझाई गई है। पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ डी क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। नेक्स्टली आप लोगों को क्या दिया है क्रोमोसोम्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स उनके कैसे होते हैं और क्रोमोसोम्स में क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो विल स्टार्ट द रीडिंग। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, जब भी डिवाइड हो रहा होता है, बिकॉज डिवाइडिंग सेल्स में ही मेटाफेज अपीयर होता है और मेटाफेज में ही आप लोग को क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल हर टाइम दिखता है लेकिन क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखता है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स ये फॉर्म्स हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल के। दीज आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल इटसेल्फ। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है लेकिन जेनेटिक मटेरियल के ये फॉर्म्स है, ठीक है। तो क्रोमैटिन आप लोग को हर टाइम दिखेगा इंटरफेज में, ठीक है, टीलोफेज में, एनाफेज में, ये सारे फॉर्म में दिखेगा। लेकिन डिवाइडिंग सेल्स के एक पार्ट में मेटाफेज में आप लोग को क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर क्या होते हैं? कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कहीं से भी कोई चीज दब जाती है, जैसे कि यहां से कोई चीज लॉन्ग बनते हुए आ रही थी, अगर वो यहाँ पर इस तरीके से नैरो हो रही है, मतलब कि वो इस तरीके से इधर से क्या हो रही है, दोनों जगह से दब रही है, ठीक है, प्रेशर नैरो हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है? कोई भी चीज का नैरो होना, दबना, ठीक है, कहीं से वो शेप बैंड हो जाना, उसे हम कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये मेजरली, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम्स में आप लोग को मिलेगा, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। हर क्रोमोसोम्स में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन समझ आ गया, और प्राइमरी क्यों कह रहे हैं ये भी समझ आ गया होगा, जिसे हमने नाम दिया है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दैट इज फाउंड इन एवरी क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम में आप लोग को सेंट्रोमियर मिलेगा। अब ये सेंट्रोमियर के अलग अलग लोकेशन होते हैं, जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम को चार पार्ट्स में, चार टाइप में डिवाइड करते हैं, चार उसके टाइप्स निकल के आते हैं। अब वो क्या टाइप्स है वो आगे आएगा। ऑन द साइड्स ऑफ विच, अब ये सेंट्रोमियर के साइड में आप लोग को डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। लेट्स ड्रॉ क्रोमोसोम। यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है क्रोमोसोम, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये जो है इस तरीके से एक ये जो है ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है। ये जो है ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। ये पूरा मिला के एक क्रोमोसोम बनाया, ये क्या हो गया? एक क्रोमोसोम हो गया। अब ये वाला जो एक साइड है, इसे हमने क्या कहना है? क्रोमैटिड। दिस इज योर क्रोमैटिड, ठीक है। और ये दूसरा क्रोमैटिड है। तो बेसिकली जो एक क्रोमोसोम होता है वो कितने क्रोमैटिड से बनता है? 2 क्रोमैटिड से बनता है। अब ये तो समझ आ गया। अब हमें बोला है कि यहां से कंस्ट्रिक्शन बनते हुए आ रहा है, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहां तक के ये कैसा था? अच्छा खासा वेट उसका प्रेजेंट था, लेकिन यहां से देखेंगे तो ये थोड़ा बेंट हो रहा है। इधर से देखो थोड़ा बेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंस्ट्रिक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन। अब ये जो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर बन रही है, उसके साइड में आप लोग को बोला है कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं? काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स अपनी नॉर्मल वेथ में था, उसका जो वेथ है वो अच्छा था, लेकिन यहाँ से क्योंकि वो कैसा हो गया है? बेंट हो गया है, इसे हमने क्या कह देना है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर समझ आ गया। और सेंट्रोमियर पे ही साइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। अब ये काइनेटोकोर्स का क्या रोल होता है? तो लेट मी टेल यू। काइनेटोकोर्स जो होते हैं ये साइड्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? दीज आर द साइड्स ऑफ अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट कर रहे हैं हम? दीज आर द साइड्स ऑफ अटैचमेंट। These are the sites of attachment of centrioles नहीं, spindle fibers। आप सेल डिवीजन में देखोगे जो आप लोग के क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो
इनको डिवाइड, इनको एक तरीके से खींचने का काम कौन कर रहा होता है, यहां से और यहां से। यहाँ पर एक काइनेटोकोर प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा काइनेटोकोर प्रेजेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक काइनेटोकोर प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा काइनेटोकोर प्रेजेंट है। तो ये जो काइनेटोकोर्स जो बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो वायर्स के जैसे, ठीक है, इलॉन्गेट होते हैं और सेल्स को ऐसे पकड़ के खींच से सेपरेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स कहां जाके अटैच होते हैं, तो बेसिकली यहां पर अटैच होते हैं। तो ये वाले क्रोमैटिड को एक स्पिंडल फाइबर अलग करेगा, ठीक है, दिस साइड ऑफ द क्रोमैटिड, ये वाला जो क्रोमैटिड है इसको एक स्पिंडल फाइबर अलग करेगा, यहाँ का जो क्रोमैटिड है इसको एक स्पिंडल फाइबर अलग कर देगा। तो बेसिकली ये स्पिंडल फाइबर्स को डिटैच करने के लिए कौन काम आते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर्स काम आते हैं, ठीक, स्पिंडल फाइबर्स को नहीं, सॉरी, क्रोमोसोम्स को डिटैच करने के लिए जो पॉइंट है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होते हैं और उन्हें खींचते हैं, उसे, वो पॉइंट को क्या कहते हैं, हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। काइनेटोकोर्स पे जाकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है ये। दूसरी चीज क्या है कि दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, काइनेटोकोर्स। ये हमें 8.2 में बताया गया है। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रोमियर, जो होता है इट होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से जो हाफ पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रोमैटिड्स। और एक क्रोमोसोम कितने क्रोमैटिड्स कैरी करता है, अपने अंदर 2 क्रोमैटिड्स कैरी करता है। क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमैटिड्स कैन बी क्लासिफाइड। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसे हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम का लोकेशन। क्रोमोसोम कहां पर प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमारे पास में 4 तरीके के क्रोमोसोम आते हैं। सबसे पहला आ जाता है मेटासेंट्रिक। मेटा रिलेटेड टू मिडल। मेटा का क्या मतलब होता है, मिडल। तो मिडल, सेंट्रिक मतलब सेंटर, मिडल वाले सेंटर में कोई अगर प्रेजेंट है तो देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ठीक है, तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडल में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसके 2 आर्म्स होते हैं, हर एक क्रोमोसोम के 2 आर्म्स होते हैं, इसे हम एक आर्म और ये दूसरा आर्म। तो जब बेसिकली जब सेंट्रोमियर बीच में अटैच्ड होता है तो बेसिकली ये 2 आर्म्स बनते हैं इसके, और यहाँ पर एक काइनेटोकोर और ये दूसरा काइनेटोकोर। सो बेसिकली वी हैव 2 काइनेटोकोर्स ओवर हियर, ठीक है, और एक सेंट्रोमियर है। कितने काइनेटोकोर्स है, 2 काइनेटोकोर्स रहते हैं, एक यहां पर रहेगा और एक यहां पर रहेगा, और जो बीच में प्रेजेंट है वो क्या है, दिस इज द सेंट्रोमियर। तो जब बीच में प्रेजेंट होता है तो ये एक आर्म बना और ये दूसरा आर्म बना, ठीक है। अब ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इक्वल साइज के रहेंगे, तो तब उसे हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक कहेंगे। एट दैट टाइम दैट विल बी कॉल्ड इट एज, वी विल कॉल्ड इट एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। दूसरा हमारे पास में आता है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रोमोसोम जो होते हैं इट इज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर हम 2 इक्वल आर्म्स देखेंगे क्रोमोसोम्स के, क्योंकि सेंट्रोमियर बीचों बीच में प्रेजेंट है। अब जो सब मेटासेंट्रिक होता है, क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। एक शॉर्टर आर्म बनेगा और एक लॉन्गर आर्म बनेगा। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो मेटासेंटर, जो हमारे पास में बीच का मिडल वाला जो पोर्शन है, जो मिडल पॉइंट है क्रोमोसोम का, उसके थोड़े से दूरी पर मिलेगा। मतलब कि अगर ये आप लोग का क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, तो ये उसका मिडल पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये इसके थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। तो बेसिकली ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया। तो ये वाला जो आर्म रहेगा, ये वाला आर्म लॉन्गर बना एकदम स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली लॉन्गर बनता है, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट वी हैव एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, 1 स्लाइटली शॉर्टर आर्म एंड 1 स्लाइटली लॉन्गर आर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा ऊपर मिडल पॉइंट के थोड़ा आसपास दूरी पर मिलेगा। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पर आप सब चीज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली इन द डायग्राम्स गिवन बिलो, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो होता है सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, एंड से क्लोज होता है, एंड पर नहीं होता है। जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इधर पर प्रेजेंट हो, दूरी पर होगा, लेकिन एंड पर नहीं होगा। ये उसका छोटा वाला आर्म बन गया और एक लॉन्गर वाला आर्म बन गया, ये थोड़ा दूरी पर है। एक क्रोमोसोम था जहां पर इक्वल वो बन रहे थे। एक क्रोमोसोम ऐसा था जिसमें ये यहाँ पर इक्वल बन रहा है। एक क्रोमोसोम ऐसा था जहां पर ये स्लाइटली शॉर्टर था और एक वाला स्लाइटली लॉन्गर था, ठीक है। एक स्लाइटली शॉर्टर था और एक वाला स्लाइटली लॉन्गर था, वो था सब मेटासेंट्रिक। जब इक्वल हो गए दोनों तो वो बन गया मेटासेंट्रिक। जब वो एक की तरफ ज्यादा ही सेंट्रोमियर शिफ्ट हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। और एक जगह पर जब वो एंड में मिलता है, एकदम एंड में मिलता है,
और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स बचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब एंड, जो टेल क्या होती है, एंड पे होती है, राइट। जो लास्ट वाला पार्ट होता है टीलो से, याद रखो, जो लास्ट वाला जो एंड पर होता है उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो इसका सेंटर जो है, सेंट्रोमियर जो है, वो कहां पर लोकेटेड होगा? एट द टर्मिनल सेंट्रोमियर। इट हैज अ टर्मिनल मतलब एकदम एंड पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर डायग्राम देख के आप लोग समझ सकते हो। वही यहाँ पर दिखा हुआ है कि हमारे पास में एक एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक एक्सट्रीमली लॉन्ग बनेगा इन एक्रोसेंट्रिक, और वेरएज इन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इट हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। ये समझ आ गया। डायग्राम देख लो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर है, और ये कैसा बना रहा है? एक मेटासेंट्रिक। ये बहुत ही क्लियरली मेटासेंट्रिक, क्योंकि 2 इक्वल आर्म्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि एक स्लाइटली लॉन्गर है, एक स्लाइटली शॉर्टर है। एक तो दिखाई दे रहा है साफ शॉर्टर है, और एक वाला हाईली लॉन्गर पार्ट बता रहा है। लेकिन यहाँ पर एकदम ही एंड पर पहुंच गया, एकदम मतलब थोड़ी सी टेल खाली बची है क्रोमोसोम की, जो ऊपर से ऐसी बाउंस हुई हुई है, वरना नीचे पूरा कैसा है? क्रोमोसोम, एंटायर क्रोमोसोम नीचे की तरफ लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टीलोसेंट्रिक। तो शॉर्ट आर्म्स जो है एक में कितने में दिखाई देते हैं? 3 में शॉर्टर आर्म्स दिखाई देंगे। एक अपने पास में मेटासेंट्रिक आता है जिसके अंदर इक्वल आर्म्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी हो जाता है खत्म। एक चीज आप लोग को दी हुई है कॉरेक्ट के वी हैव सैटेलाइट्स और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप लोग को दिया हुआ है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स, एक ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स में, ठीक है, हर क्रोमोसोम में नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स में एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अराइज हो जाती है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट लोकेशन। एक ही लोकेशन पर क्रोमोसोम्स में कुछ क्रोमोसोम्स आप लोग को दिखाई देगी। दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। तो यहाँ पर आप लोग को सैटेलाइट देखने को मिल रही है। 2 आप लोग के पास में टर्म्स निकल के आते हैं, और इसके अंदर कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सी चीज क्या है। तो एक चीज आप लोग को क्लियर करने के लिए यहाँ पर बता दूं कि सैटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक ही जगह पर बताया गया है कि ये भी आप लोग का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और ये आप लोग का सैटेलाइट है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में आप लोग को याद रखने की चीज है वो ये है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कहीं से नैरो हो जाना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर एक और आप लोग को चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर क्रोमोसोम अपना यूनिफॉर्म शेप में था, लेकिन यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बन गया, यहाँ पर एक स्मॉल बेंट आ गया, ठीक है। तो ये जो बेंट आया है इसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि ये कैसा होता है, यहाँ पे जो ऊपर मिल रहा है दिस इज सैटेलाइट, और ये जो सैटेलाइट होती है ये नॉन स्टेनिंग होती है। नॉन स्टेनिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं क्रोमोसोम्स को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम होता है उसे हाईलाइट करने के लिए जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो पूरा क्रोमोसोम हाईलाइट होता है, पूरा हमारा जीनोम हाईलाइट होता है। लेकिन क्रोमोसोम्स पे जो ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हो पाते। इसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये कैसा होता है? नॉन स्टेनिंग नेचर का होता है, ये स्टेन ले नहीं पाता। यही यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सम और फ्यू क्रोमोसोम्स समटाइम्स दे हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है क्रोमोसोम का जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है। पहले सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब एक ऐसा नैरो बेंट है जो कहीं से ऐसे नैरो पार्ट जो कहीं से दब रहा है उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बराबर, ये चीज समझ आ गई। लेकिन उसके ऊपर जो प्रेजेंट है उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। ऊपर उसका एक ऐसा फ्रेगमेंट है जो कि स्टेन अपने अंदर लेता नहीं है, वो हाईलाइट होके आता नहीं है। अब सैटेलाइट के क्या फंक्शंस है, वो क्रोमोसोम्स में क्या डेवलप करने के लिए होता है, वो सब कुछ भी आप लोग को पढ़ना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक चीज होती है जो कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में मिलती है, और उसके पास में उसके साथ में सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट वाला फ्रेगमेंट प्रेजेंट होता है कुछ क्रोमोसोम्स में। सिर्फ इतना ही आप लोग की टेक्स्ट बुक में लिखा है। सो रिमेंबर ओनली दीज थिंग्स, नथिंग एल्स दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोबॉडीज। अब माइक्रोबॉडीज का क्या है? माइक्रोबॉडीज का एक छोटा सा टॉपिक है। आप लोग को एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में दिया हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे तब आप लोग को बताया गया था कि पैरोक्सिसोम्स और ये सारे ऑर्गेनल्स बेसिकली क्या काम करते हैं, आप लोग का लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं, लिपिड्स बनाने का काम करते हैं। तो पैरोक्सिसोम्स जो होते हैं एक तरीके से माइक्रोबॉडी है। माइक्रोबॉडीज एक मेन क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस मिलते हैं, जैसे कि आप लोग को ग्लाइकोसोम्स होते हैं, ये सारी चीजें
ठीक है, वो बनाने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स अपने अंदर कैरी करते हैं। वो सारे एंजाइम्स एक अलग अलग ठीक है क्लासेस में हमको मिलते हैं, जैसे कि एक हो जाता है पेरोक्सिसोम्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो बॉडीज के ही सब क्लासेस है। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, वेसिकल्स का क्या मतलब है, कोई ऐसे स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट है। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स जो अपने अंदर लिपिड्स के एंजाइम्स कैरी करता है। ऑक्सीडेज मतलब ये ऑक्सीडेशन के लिए काम आने वाला, कैटलेज एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम आने वाले ऐसे एंजाइम्स, अलग अलग वर्क, अलग अलग रोल प्ले करने वाले एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज क्या होती है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स आर प्रेजेंट, they are called as what, micro bodies, and that contains various enzymes, बहुत सारे enzymes उसके अंदर मिलते हैं, right? ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेशन का, कैटलिस्ट के जैसे वर्क करते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं आप लोग के माइक्रो बॉडीज के सब टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में ही मिलेंगे, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स में मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव समरी। समरी फटाफट से कर लेंगे बिकॉज अब तक पूरा चैप्टर हमारा हो गया है, एंड नेक्स्ट वी विल ऑल्सो बी डूइंग द वन शॉट ऑल्सो, लेकिन अभी हमारा समरी जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर एंड होने को आया है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, देखिए दे आर मेड अप ऑफ सेल्स और एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल से बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा आ जाते हैं। उसके बाद में फंजाई, वो सारे कैसे हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर। फंजाई में एक आप लोगों को एक्सेप्शन दिया हुआ है ईस्ट का, जो कि यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड एग्रीगेट्स ऑफ सेल, एग्रीगेट्स ऑफ सेल मतलब कि टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, या तो ऑर्गन्स होंगे, या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ये आप लोग को एनिमल किंगडम में साफ समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में है सेल्स वेराई। सेल्स के कितने हमने तरीके पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। सेल्स वेराई इन द शेप, साइज एंड एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, बहुत सारे हमारे सारे फंक्शंस पढ़ लिए कि अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरीके के सेल मिलते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिथ्रोसाइट जो होते हैं गोल होते हैं, वही अगर हम बात करेंगे हेपाटोसाइट्स की तो उनका ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। सेल्स के फंक्शंस और एक्टिविटीज के हिसाब से वो अलग अलग हमें मिलते हैं बेस्ड ऑन द अपीयरेंस और एब्सेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमारे पास में दो टाइप का सेल आ जाता है। ठीक है, सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स को दो तरीके का कह सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और ऑर्गेनिज्म को भी हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक, मतलब इसके सेल्स जो है ट्रू न्यूक्लियस अपने अंदर पजेस करते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स है इनके अंदर क्या है, एक अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो अंडर डेवलप्ड होता है। ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है कंसिस्ट ऑफ A typical eukaryotic cell consists of a cell membrane, nucleus and cytoplasm। ये तो बेसिक चीज समझ आ गई कि एक सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और सेल का मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हमने पूरा फ्लूइड मोज़ेक, उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने एक पार्ट में किया था। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे प्लांट सेल्स और फंजाई का एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है, और कुछ कुछ प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल मिलती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो कुछ चीजों के लिए परमिएबल होती है, कुछ के लिए नहीं, तो सिलेक्टिवली परमिएबल एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेट मतलब ऑन द बेस ऑफ प्रोटीन, जो ठीक है ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करते हैं या तो फिर इजी बनाते हैं, कोई चीज को इजी करते हैं। वैसे वाले प्रोटीन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स चार चीजें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाता है, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लाइसोसोम्स आ जाते हैं और वैक्यूल्स आ जाते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस है, स्पेसिफिक है कि ये वाला गोल्जी apparatus, ठीक है, पूरा पैकेजिंग का काम करेगा, और जो हमारा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो पूरा डेवलप करने का काम करेगा, क्रिएट करने का काम करेगा। लाइसोसोम्स अपने अंदर एंजाइम्स रखेगा, सारी चीजों को तोड़ने वाले, ब्रेकिंग वाले एंजाइम्स रखेगा। ठीक है, जो माइक्रोबॉडीज होती है अलग वाले ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम्स, कैटलिस्ट की तरफ जो काम करे वो एंजाइम्स अपने अंदर रखेंगे। तो हर एक का स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी बनाने का पावर हाउस ऑफ सेल उसे कहते हैं, उसे हम क्लोरोप्लास्ट को नहीं कह सकते, और पिगमेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं दे सकते। तो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन हर एक के लिए स्पेसिफाइड फंक्शन है कि देखो तुम यही काम करो, यही काम के लिए तुम बने हो। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजेला। हमने ये चीज पढ़ चुकी है कि जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो सीलिया फ्लैजेला अराइज होने वाला है सेल के पास के, सेल के मेम्ब्रेन से, वो सीलिया फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाने का काम किसका है, तो सेंट्रियोल्स का है। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म्स द सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म स्पिंडल apparatus
एपैरेटस, ठीक है, ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया फ्लैजेला का, दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। सीलिया फ्लैजेला किस काम में आते हैं? मूवमेंट्स और लोकोमोशन के। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म स्पिंडल एपैरेटस, ये हमने सब पढ़ लिया ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैसे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। दो चीजें मिलती है न्यूक्लियस में, बेसिकली हमने देख लिया था, एक न्यूक्लियोलाई था, दूसरा क्या था? क्रोमैटिन। इट नॉट ओनली कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनल्स बट आल्सो प्लेज मेजर रोल इन हेरिडिटी। जो हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस कैसा है, एक तरीके से सीपीयू का तरह काम करता है। जो पूरा हमारा कंप्यूटर होता है, पुराने समय में देखोगे, अभी तो लैपटॉप्स और बहुत सारी चीजें आ गई है, लेकिन पहले कंप्यूटर होता था, सामने स्क्रीन होती थी, उसके साथ में सीपीयू होता था, तो उसके ऊपर ऑन और ऑफ का बटन होता था, उसमें मदरबोर्ड होता था। सो एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर से कराना है, अगर सीपीयू अपना एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो वही हर एक सेल के पास उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हर एक चीज कंट्रोल करता है। इवन योर आई कलर, योर लिप कलर, योर हेयर कलर, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें दी हुई है वो किसके अंदर दी हुई होती है? न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सो इट इज रिटन हियर कि सिर्फ एक्टिविटीज नहीं करता है, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है, और न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बेसिकली सारे प्रोटीन्स जो बन रहे हैं उसके अंदर न्यूक्लियोलस का बहुत बड़ा रोल होता है। और न्यूक्लियोलस कौन पोजेस करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सिर्फ कंट्रोल नहीं करता बल्कि हेरिडिटी में भी उसका बहुत मेजर रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने, हमने देखा था, जिसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स वाला जो इंक्लोज किया हुआ पार्ट होता है उसे हम ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो कि साइटोप्लाज्म में आता है। तो इनके पास में ट्यूब्यूल्स या फिर सिस्टर्ने आ गए। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को और सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। हमने सुना था ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो हमारा शुगर होता है उसके साथ में प्रोटीन मिला देते हैं उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। वैसे ही लिपिड के साथ में जब हम प्रोटीन मिलाते हैं उसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ग्लाइकोजन क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ जब हम ठीक है लिंक्ड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइकोजन। तो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो जो समड अप कलेक्शन होता है ग्लूकोज का उसे हम ग्लाइकोजन कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसको स्टेनिंग करते हैं, ये बहुत डार्कली स्टेन्ड हो जाता है, ठीक है। उसको ठीक है ऑब्जर्व करने के लिए वी रिक्वायर स्टेनिंग प्रोसीजर। इट इज अ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल, इसके पास में मेम्ब्रेन होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक, इसके पास में सैक होते हैं और अपने अंदर सैक करता है, और उसके जो ट्यूब्यूल्स उसके जो होते हैं उसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। और सिस्टर्ने और क्रिस्टे को कैसे ठीक है अलग अलग बताना है, मैंने बता दिया था कि जिसके अंदर ER प्रेजेंट होगा, मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला होगा, और उसे हम सिस्टर्ने को गोल्जी apparatus के साथ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। द सिक्रीशंस ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन देम। पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है? ग्लाइकोसाइलेशन कराना, ठीक है, ये किसका काम है? तो गोल्जी apparatus का ये रोल होता है। द सिक्रीशंस ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन देम एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल, ठीक है, या तो सेल से कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गया या तो सेल के अंदर ही डिफरेंट लोकेशंस पर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सिक्रीशंस हो गए, सिक्रीशंस ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन देम एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल। लाइसोसोम्स का क्या रोल है? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि ये इसके पास में एक अपना सिंगल मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर एंजाइम्स कैरी करता है, जो कि ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे शुगर्स को मिला के जो बनता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये सबको ब्रेकडाउन करने का काम किसका होता है? तो दीज आर द, ठीक है, वर्क ऑफ व्हाट? लाइसोसोम्स, ठीक है। आर सिंगल मेम्ब्रेन structures containing enzymes for digestion of all type of macromolecules, ठीक है। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हमें पता है, जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है राइबोसोम्स का काम तो रहेगा ही। और इसके अलावा लिखा हुआ है दीज आर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होता इनके पास में। और दूसरा ये कहां मिलेंगे? इनका पहला लोकेशन साइटोप्लाज्म में है, दूसरा लोकेशन है इनका इन द they are associated with ER, rough endoplasmic reticulum, जहां पर प्रोटीन्स बनके निकलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये बहुत ही अभी नया टर्म होगा आप लोग के लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब कि कोई कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में फॉस्फोराइलेशन मतलब कि फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो बेसिकली एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट था, उसके बाद में उसे एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट करते हैं और फिर लास्ट में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जब उसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ATP, जो कि हमारे सेल की करेंसी है, एनर्जी, ठीक है, उसको एनर्जी यूज करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी स्पेंड करने के लिए जो उसका करेंसी है वो क्या है? ATP। और ATP कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बाय व्हाट प्रोसेस? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही करके हम क्या बनाते हैं? फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? फॉस्फर ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, फॉस्फरस ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जनरेशन ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया, ATP बन गया, ये काम किसका हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का। सबसे पहले हमने सेल के पास में ये पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन
होता है, न्यूक्लियस होता है, और फिर उसके बाद में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे पूरी पढ़ाई की थी। नेक्स्ट हमने माइटोकॉन्ड्रिया फिर प्लास्टिड समझा था, ठीक है। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का भी, उसको भी स्टेनिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, ये भी हमें पता है। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज स्मूथ एंड इनर वन जो है इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टेज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टा एक जो सिंगल इनफोल्डिंग होती है उसे हम क्रिस्टा कहते हैं और बहुत सारे को क्रिस्टे कहते हैं। तो ये इनर वाली इनफोल्डिंग जो होती है ये इनर मेम्ब्रेन में मिलती है, बाहर वाला मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्मूथ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लास्टिड, जो कि हमने कितने तरीके पढ़े थे, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक लास्ट में पढ़ा थे इलायोप्लास्ट, ठीक है। सो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये हमने पढ़े थे द पिगमेंट, ठीक है। दे आर द पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, ये सिर्फ किस में मिलते हैं, प्लांट सेल्स में मिलते हैं। इन प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पांसिबल ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रैप करती है। मैंने अच्छे से समझाया कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसके अंदर से कैसे वो लोग लाइट एनर्जी ट्रैप करके दे डू फोटोसिंथेसिस, कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। द ग्रेना इन द प्लास्टिड, जो ग्रेना मतलब ऐसे जो कॉइन्स के जो पाइल्स बनते हैं, ये पूरे मिला के थाइलाकॉइड के जो पाइल्स बनते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स जिसे हम कहते हैं, ये पूरे थाइलाकॉइड्स के भी ऐसे ही बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो ये जो ग्रेना होते हैं इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस एंड द स्ट्रोमा ऑफ द डार्क रिएक्शंस। जो ग्रेना बना है हर एक थाइलाकॉइड के अंदर क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन है जो लाइट में ही होता है, लेकिन जो डार्क रिएक्शंस होते हैं वो डार्क साइड में, डार्क लाइट में नहीं होते, वो डार्कनेस में नहीं होते हैं। ऐसा ये उसको अपोजिट नाम देने के लिए डार्क रिएक्शंस कहा गया। ये आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा। अभी इतना समझ लो कि आप लोग का जो थाइलाकॉइड के इनर वाला पार्ट होता है वहां पे लाइट रिएक्शंस होते हैं, और जो बाहर का स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट के इनर वाला पार्ट होता है उसके अंदर डार्क रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर लाइट एनर्जी ट्रैप करने का काम आता है। इसके अंदर ग्रीन कलर कैसे होता है, तो बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल, ठीक है, व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, वेयरएज अदर कलर प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट व्हिच में कंटेन अदर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में अदर पिगमेंट्स आ जाते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल बेसिकली येलो से लेकर रेड कलर का रेंज होता है, येलो, ऑरेंज और रेड का, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर को कहते हैं, ठीक है। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल बेसिकली येलो और रेड और ऑरेंज कलर्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, ये पिगमेंट्स के नाम है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर एनवेलप मतलब कि आप लोगों का न्यूक्लियस है, इसके पास में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और ये दो मेम्ब्रेन जब एक दूसरे से, ठीक है, मिले हुए होते हैं, जब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं बेसिकली, ठीक है, वहां पर पोर जनरेट हो जाता है, एक होल जनरेट हो जाता है जहां पर जो दो ऑर्गेनल है इस तरीके से चल रहे थे पैरेलल, जहां पर फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, वैसे ही यहां से दो ऑर्गेनल पैरेलल चल रहे हैं जहां पर फ्यूज कर जाएंगे, मतलब कि यहां ये पूरी जगह पे क्या बन गया, एक तरीके से पोर बन गया, तो वो एक क्या हो गया है, रास्ता हो गया, राइट। तो वहां से चीजें क्या हो सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर्स बहुत सारे इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसके पास में क्या होता है, खुद का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड द क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, ये तो पता है, अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वही आप लोग के चैप्टर का लास्ट स्टेटमेंट है कि सेल जो है आप लोग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लाइफ कैसे है। आप लोग पूरी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है सब कुछ एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, या तो वो सेल से बना है या तो सेल के एग्रीगेट से बना हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैसे कि जो भी आप लोगों को फंक्शन करना है वो किसके थ्रू होगा, सेल के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आज का पूरा समरी खत्म हो जाता है। आज का हमने ऑलमोस्ट सब पार्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो भी हमारा शुरू होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आई विल, ठीक है, इन्फॉर्म यू ऑल कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए। आई थिंक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। टिल देन आप लोग का ये जो चैप्टर हो गया है इसकी डीपीपी मैं अपलोड करूंगी, प्लीज इसको जाकर सॉल्व करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उसका जो है वीडियो सोल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगी ताकि आप लोग के लिए इजी पड़े। सेम डे नहीं अपलोड होगा, नेक्स्ट डे अपलोड होगा, बिकॉज वन डे आप लोग को भी मिलना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहो, गुड बाय।